Hello students. So French Revolution we were doing in the last class. वीडियो 2 में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो टॉपिक था वो था आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि किंग लुइस 16 ने अपनी मीटिंग बुलाई थी एस्टेट जनरल की, और ये एस्टेट जनरल की मीटिंग उनके एक हॉल में चल रही थी। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उसमें आज फिर से शुरू करते हैं। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग में लुइस 16 ने जो उनका सिस्टम था वोटिंग का, जो हमने पिछले वीडियो 2 में डिस्कस किया था कि देयर वर 3 स्टेट्स इन द फ्रांस एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ईच स्टेट had a one vote, so that means only 3 votes to be polled, but the common people, I mean the third estate people थे वो एग्री नहीं हुए इसके लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वोटिंग हुई तो हम ही हारेंगे। तो फिर वो लोग वहां से नाराज होकर निकल जाते हैं और मीटिंग वहां की कैंसिल हो जाती है। इसलिए तो एस्टेट जनरल की मीटिंग खत्म हो जाती है वहां पर, और क्योंकि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे इस बार वो अपने साथ करीब 40,000 लेटर्स भी लेकर आए थे, जो अलग अलग बेचारे फार्मर्स के थे, उनकी कंप्लेंट्स के थे। खैर ये लोग यहाँ से निकलकर दे रीच द टेनिस कोर्ट इन वर्सेल, और टेनिस कोर्ट में हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। टेनिस कोर्ट में पहुंचकर, जो कि वर्सेल्स के ग्राउंड में था, वहां ये लोग एक शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम एक नेशनल असेंबली ना बना लें। और ये घटना जब वो इकट्ठे हुए, ये 20 जून 1789 की थी, यानी कि एस्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी 5 मई 1789 को, जिस दिन वो लोग यहाँ से मीटिंग से नाराज होकर निकले। उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने खूब सोचा विचारा कि क्या करना चाहिए हमें। तो धीरे धीरे इसमें 1 डेढ़ महीना निकल गया और फाइनली वो 20 जून को इकट्ठे हुए टेनिस इंडोर कोर्ट में इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल। वर्सेल्स वहाँ का शहर है, आपको मैंने बताया था। उसके बाद में अब देखिए, हर एक आंदोलन के लिए एक लीडर भी होता है। तो इस जो थर्ड स्टेट थी इसके उस समय 2 लीडर बने, ये नाम आपको नोट करने, जो इनके 2 मेन लीडर थे। इनको कौन लेड कर रहा था इनकी मीटिंग को वहां पर टेनिस कोर्ट ग्राउंड में? उनके लीडर थे मिराबियो एंड एबेसियस। आई रिपीट, मिराबियो एंड एबेसियस। ये आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 लास्ट पैराग्राफ में दोनों नाम मिल जाएंगे, मिराबियो एंड एबेसियस। तो मिराबियो एंड एबेसियस दोनों थर्ड स्टेट से वैसे बिलोंग नहीं करते थे, ये इसमें बड़ी हैरानी की बात है। फिर भी स्टिल दे वर सपोर्टिंग द थर्ड स्टेट पीपल, क्योंकि दे न्यू दैट द हार्डशिप थ्रू विच द थर्ड स्टेट पीपल वर गोइंग। मिराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि सेकंड एस्टेट का मेंबर था वो, लेकिन वो गरीबों का दुख दर्द समझता था। और वो खुद भी जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थी, मतलब जो जमींदारों के राइट थे, जन्म से उनको मिलते थे, टैक्स ना पे करना या फिर ज्यादा कर वसूल करना, वो उससे खुद भी फेड अप था। वो चाहता था कि ये फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाए। तो मिराबियो वाज ए नोबल मैन, ही बिलोंग टू ए नोबल फैमिली एंड ही वाज अगेंस्ट फ्यूडल सिस्टम। अगर आपसे मिराबियो की ओर पूछते हैं एक नोट लिखिए, तो आप ये पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा मिराबियो ने क्या किया, ही ब्रॉट आउट ए जर्नल। जर्नल यानी कि पत्रिका उसने एक निकाली, एंड ही गेव वेरी पावरफुल स्पीचेस। बहुत शानदार उसने भाषण दिए, जो भी वर्सेल्स में क्राउड इकट्ठा हुआ था। अब आते हैं, दूसरा नाम क्या था? अबैशियस। अबैशियस एक प्रीस्ट था, यानी कि क्लर्जी क्लर्जी क्लास से बिलोंग करता था, फर्स्ट एस्टेट से। और उसने एक बहुत ही
इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट निकाला, ये नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा, पेज नंबर 9, फर्स्ट लाइन में। इसके पैम्फलेट का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो एबेशियस के पैम्फलेट का नाम आपको याद करना है, इसमें निकाला है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अच्छा, अब जब ये नेशनल असेंबली एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे लोग टेनिस कोर्ट में, या इनकी मीटिंग्स टाइम टू टाइम होती रहती थी। अब एक बहुत लंबा काम होता है, एक दिन में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। जैसे इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन नियरली 3.5 years इट टुक टू ड्राफ्ट। तो इसी तरह नेशनल असेंबली, इन्होंने अपनी मीटिंग का नाम दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं और वी शैल ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय फ्रांस में, पर्टिकुलरली पेरिस में टर्मोइल हो रही थी। टर्मोइल मतलब काफी उथल पुथल, बहुत ही दंगे फसाद चल रहे थे वहां पर। उसका कारण क्या था कि उस समय देयर वाज ए सिवियर विंटर इन द पेरिस। बहुत ही भयानक सर्दी पेरिस में पड़ रही थी, और सर्दी अगर भयानक होगी तो इट वुड डैमेज द क्रॉप। तो वहाँ की क्रॉप भी डैमेज होगी काफी। तो इसलिए अब इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए जब क्रॉप खराब हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो इसलिए द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज टू वेरी हाई लेवल। ब्रेड का प्राइस काफी बढ़ गया, होर्डिंग बढ़ गई ब्रेड के ऊपर, काला बाजारी होने लगी। तो जो बेकर थे वो थर्ड स्टेट पीपल से मन माने पैसे चार्ज करने लगे। द थर्ड स्टेट पीपल हैड टू स्टैंड इन ए क्यू इन फ्रंट ऑफ द बेकरी शॉप टू बाय द ब्रेड, एंड मेनी टाइम्स इट हैपन दैट कि उनका जब तक नंबर आता था तब तक ब्रेड खत्म हो जाती थी। इसलिए उनको पैसे देने के बाद, चाहे ज्यादा पैसे दे रहे हो, फिर भी ब्रेड नहीं मिलती थी। और कॉमन पीपल जो गरीब थे, वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए क्या हुआ, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था गांधी जी के आंदोलन में, ये लूट पाट शराब की दुकानों में व्यूमन ने पिकेट की, अपने 9th कई चैप्टर्स में पढ़ा होगा नॉन कॉपरेशन के बारे में। तो यहाँ पर भी यही हुआ, पेरिस में व्यूमन पिकेटेड द बेकरी शॉप। उन्होंने बेकरी शॉप से हमला किया फाइनली, जब वो भूख से तंग आ गए तो उसको लूट पाट लिया। और इस बात की खबर जैसी राजा को लगी, तो उसने सेना को आदेश दिया कि आप यहाँ पर जाइए और देखिए क्या हो रहा है, क्यों लूटपाट हो रही है। तो पहले पेज को याद करिए अपने आप, जिसमें था 14 जुलाई 1789, जिसमें हमने पढ़ा था फ्रंट पेज पे इस चैप्टर की शुरुआत में कि ट्रूप्स आ गए थे पेरिस में सेना के, और लोगों ने फिर बेस्टाइल फोर्ट का केस किया था। तो उस सारा इंसिडेंट की जो बैकग्राउंड था वो ये था कि पेरिस में लूटपाट होने लगी थी। लोग ब्रेड की दुकान में लूटपाट मचा रहे थे क्योंकि वो भूखे मर रहे थे। अच्छा, अब कंट्री साइड में क्या हुआ, विलेजेस में। विलेजेस में पहले मैनर होते थे, MANOR, मैनर। मैनर मतलब कि जो राजा के लॉर्ड होते हैं, जिनको इलाके दे दिए जाते हैं अलग अलग, कि आप यहाँ की देखभाल करिए, यहाँ से टैक्स वसूल करिए। तो जो मेनर थे वो विलेजेस में थे, कंट्री साइड में। तो जो कंट्री साइड में लोग थे, उनको भी जब पता लगा कि सेना के ट्रूप्स पेरिस में आ गए हैं और यहाँ पास में ही हमारे गांव है, वहां भी पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने बदला लेने के लिए, सेकंड पैराग्राफ में आपको मिलेगा ये, पेज 9 के, उन्होंने फ्रेंजी ऑफ फियर, मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनल वो हो गए। फ्रेंजी एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी हालत होती है दिमाग की जिसमें इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी हालत उनकी हो गई, और उन्होंने जो भी उनके हाथ में आता था, होज या पिच फॉक, होज वगैरह जो हल होते हैं बैलों के लिए में लगाए जाते हैं जोतने के लिए, नुकीले, उन्होंने अटैक कर दिया चेटियक्स पर। अब चेटियक्स क्या होता है, चेटियक्स होता है एक तरह से, अब समझ लो, ग्रेन हाउस या कैसल, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, अनाज भी रखा जाता है। तो उन्होंने जो गांव में कैसल्स थे यानी चेटियक्स थे, वहां पर अटैक किया, और वहां पे जितना भी अनाज वगैरह था वो सब लूट कर अपने पास रख लिया, कि इससे पहले राजा के सैनिक आए, हम यहाँ अपने अनाज को इकट्ठा कर लें, खा लें पीने का।
और चैटिक्स के जो लॉर्ड्स वगैरह थे वो इतना डर गए इतनी भीड़ देखकर कि दे हैड टू फ्लड अवे, टू फ्ली अवे टू अदर सिटीज नियर बाई। वो तो डर के मारे सारे वहां से भाग ही गए। इसके बाद में जब ये सारी घटनाएं होने लगी तो लुई 16 भी थोड़ा डर गया अंदर, जो किंग लुई 16 था फ्रांस का। अब उसने सोचा कि जो नेशनल असेंबली है थोड़ी बहुत उनकी शर्तों को मान लेने में ही समझदारी है। तो उसने नेशनल असेंबली को बुलाया, यानी कि थर्ड एस्टेट के मेंबर जो थे, और उनके साथ मीटिंग की। तो अब देखिए, थर्ड एस्टेट के लोगों ने कुछ शर्तें रखी राजा के सामने। जब उन्होंने देख लिया कि ये मजबूर हो गया है टू एग्री विद अस, तो उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि पहली बात, तो जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को जो प्रिविलेजेस मिली हुई है बाय बर्थ, ये जो मजे करते हैं कि दे डिडंट हैव टू पे एनी टैक्सेस वगैरह, ये सब बंद होना चाहिए। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया। तीसरा पॉइंट, जो भी टिथिस थे, टिथिस याद है आपको, शुरू में मैंने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में। टिथिस यानी कि जो टैक्सेस जो चर्च को पे करने पड़ते थे, यानी कि थर्ड एस्टेट के लोग चर्च को जो अपने क्रॉप प्रोडक्शन का 1/10 देते थे, अब जब चर्च ही बंद हो गए तो वो टिथिस भी बंद हो गए, तो टिथिस भी बंद कर दिए गए। और जो चर्च की प्रॉपर्टी थी वो सब कॉन्फेस्टिकेटेड, यानी कि जब्त कर ली गई। नेशनल असेंबली ने सारी प्रॉपर्टी चर्च की छीन कर उसको जो है आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे एक बहुत ही अमेजिंग अमाउंट, आप सोच सकते हैं कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा चर्च की प्रॉपर्टी लेने के बाद। या जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके पास जो भी किसानों की गिरवी रखे हुए कागज वगैरह थे खेतों के, वो सब रिकॉर्ड रूम वगैरह भी जला दिया गया वहां पर। तो सारी जमीनें भी किसानों को दे दी गई, मतलब कि लैंड्स वर रिटर्न टू द पीजेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ church was confiscated या annexed, land was distribution to the farmers, and taxes were abolished, and the privileges of the first two estates were taken away। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कुछ। और इन सब का परिणाम हुआ कि गवर्नमेंट को, यानी कि जो नेशनल असेंबली थी वो गवर्नमेंट बोलेंगे उसको, करीब 2 बिलियन लिवरे, इतना हैवी अमाउंट इन सारी प्रॉपर्टी जो चर्च की जब्त की गई थी उससे प्राप्त हुआ। तो काफी हैवी अमाउंट आ गया इनके पास में। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट पेज पर आपका टॉपिक है 2.1, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है। मोनार्की तो आपको पता है, जहाँ पर एक वेयर ए कंट्री इज रूल्ड बाय ए किंग अलोन, जहाँ पर एक अकेला राजा शासन करता है, वो मोनार्की होता है। लेकिन फ्रांस बना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा को अब एक कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रहकर, संविधान की लिमिट में रहकर ही काम करने होंगे। ही वॉज नो मोर सो मच फ्री टू टेक द डिसीजंस अलोन। तो अब उसकी ये आज़ादी राजा की छीन ली गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में आप देखेंगे इस पेज पर एक डायग्राम बना हुआ है चार्ट के फॉर्म में। इस डायग्राम में बात की गई है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। तो चलिए पहले वही डिस्कस करते हैं, एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं और पैसिव कौन होते हैं। फ्रांस में, सिर्फ फ्रांस में उस समय एक्टिव सिटीजन उसको माना जाता था जो कि वोट दे सकता था। और वोट कौन दे सकता था? वोट वो आदमी दे सकता था जिसने कम से कम 3 दिन की लेबर की वेज, यानी कि एक वर्कर 3 दिन में जितना कमाता है अपनी वेज से, तनख्वाह से, उतना टैक्स सरकार को दिया हो या राजा को दिया। यानी कि एक्टिव मेंबर के लिए क्या शर्त थी कि कम से कम एटलीस्ट 3 days लेबर वेज एज ए टैक्स ही मस्ट हैव पेड, इतना उसको टैक्स हर साल देना पड़ेगा। और तब वो मेंबर बनता एक्टिव सिटीजन का। तो अब इस चार्ट में आप देख रहे हो कि एक्टिव सिटीजन की कितने बने, करीब 4 मिलियन लिखा होगा यहाँ पर। 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन बने। अब ये एक्टिव सिटीजन 4 मिलियन यानी कि हो गए 40 लाख। इन सबको वोटिंग के थ्रू चुनना होता था इलेक्टोर्स को। इस चार्ट के ऊपर जो एरो जा रहा है चार्ट के अंदर,
ऊपर की तरफ इलेक्टोर्स, इलेक्टोर्स में कितने मेंबर्स थे? 50,000। यानी कि पहले एक्टिव सिटीजन वो वोटिंग करके चुनते इलेक्टोर्स को, और फिर इलेक्टोर्स चुनते किसके मेंबर्स को? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। और नेशनल असेंबली के मेंबर्स नियरली थे 745, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टोर्स के द्वारा चुने जाते थे। एक काम और किया गया इसी में साथ साथ, राजा की जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाई गई तो राजा की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, जो सिस्टम ज्यादातर मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, एंड स्टिल दैट वी हैव इन इंडिया ऑल्सो। तो वहां पर भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बना दिया गया। तो अब किंग अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था। अच्छा, पैसिव सिटीजन्स पे आते हैं। पैसिव सिटीजन्स कौन थे? पैसिव सिटीजन्स, एक तो सारी जितनी भी वुमेन थी, वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट इन फ्रांस, उनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं। और इसके अलावा जो चिल्ड्रन थे वो भी पैसिव सिटीजन्स में आएंगे, पैसिव सिटीजन्स में आएंगे। और जो मेल मेंबर्स, चाहे वो 25 ईयर से ज्यादा थे, लेकिन जो वेज 3 days वेज के बराबर टैक्स पे नहीं करते थे, वो भी पैसिव सिटीजन्स में आएंगे। तो ये थे हमारे पैसिव सिटीजन। तो आप समझ गए होंगे पैसिव और एक्टिव सिटीजन क्या थे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, वो आप खुद भी देख के समझ सकते हैं उसमें। ये कई बार एग्जाम में आए थे कि ये आपको या तो डायग्राम बना के दे देंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे, या एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे उसका डायग्राम बनाना होगा, किसी वे में आ जाएगा। तो ये आप दोनों पेजेस पे देख सकते हैं। जैसे सेप्चर लिखा है इसमें, सिंबल ऑफ रॉयल पावर सेप्चर, इस तरह के कुछ डायग्राम है। ब्रोकन चेन्स का है, सेप्चर है, एक कैप बनी हुई है, आप अब देख रहे हो नेक्स्ट पेज पे। तो ये रेड कैप है, ये किसका सिंबल था? विंज्ड व्यूमन है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। यानी कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम बंद हो गया और वो एक रिपब्लिक बन गया। हेलो, हाँ। तो फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब जब ये फ्रांस में सारी घटनाएं हो रही थी, तो यूरोप में जो और भी मोनार्कीज थे जहाँ पर राजा का रूल था, वो सब लोग ध्यान से इनकी इवेंट्स को देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि कल कोई एक घटनाएं हमारी कंट्री में भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि हमारी कंट्री में भी कोई ऐसी नेशनल असेंबली बन जाए और वो हमारे ऊपर ऐसी सीमाएं लगा दें कि हम अपनी मनमानी ना कर सके। तो इसलिए ये सब राजा आपस में मीटिंग करने लगे। और जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, वो भी चोरी छुपे ऑस्ट्रिया और प्रशिया के किंग से सीक्रेट मीटिंग्स करता था कि वहां की सब सेनाएं मिलकर फ्रांस में जो क्रांति हो रही है उसको दबा दे। और ये बात लेकिन नेशनल असेंबली के लोगों को पता चल गई कि इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं और ये क्रश कर सकता है हमारी रिवॉल्ट को, या नेशनल असेंबली को फिर से खत्म किया जा सकता है। तो इन नेशनल असेंबली के लोगों ने ये फैसला किया कि हम खुद ही क्यों ना वार डिक्लेयर कर दें प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर 1792 में एक वार डिक्लेयर कर दी गई फ्रांस की तरफ से, क्योंकि नेशनल असेंबली ने ऐसा कहा था। अब वार के लिए सेना भी, युद्ध के लिए सेना चाहिए काफी। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, अपनी मर्जी से लोग सेना में भर्ती होने लगे फ्रांस में, कि चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम फ्रांस से नेशनल असेंबली या जो हमने नया सिस्टम शुरू किया है मोनार्की विद कॉन्स्टिट्यूशन, वो बंद नहीं होने देंगे। तो आप समझ लीजिए जितने भी मेल थे ऑलमोस्ट सभी वार में लग गए, युद्ध में चले गए लड़ने के लिए। और पीछे से फीमेल्स को दोनों काम संभालने पड़े फ्रांस में, एक तो टू अर्न देयर लाइवलीहुड और बच्चों की केयर करना, ये सब उनको संभालना पड़ा।
अच्छा, अब आते हैं इसमें कि जो पुअर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, बिल्कुल ही निचले स्तर के जो लोग थे, अब पीजेंट्स कह सकते हैं, लैंड वर्कर्स वगैरह, ये सब आपस में मीटिंग करने लगे, अपने ग्रुप बनाने लगे कि और हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह जब ये लोग मीटिंग करते थे तो इन्होंने कई क्लब्स बना लिए अपने, और उस एक एक क्लब में बहुत सारे मेंबर होते थे। उनमें से एक फेमस क्लब बना जैकोबिन क्लब, JACOBIN, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक मेन क्लब बन गया वहां का, जहां पर सारे कॉमन लोग मिलकर चर्चा करते थे कि अब हमें और क्या करना चाहिए, और राजा की पावर को बिल्कुल किस तरह से समाप्त करना चाहिए। तो जैकोबिन क्लब का ही जो लीडर था मेन, रॉब्सपियरे, जो आगे जाकर फ्रांस जिसके कंट्रोल में आया, रॉब्सपियरी उसका नाम था, जैकोबिन क्लब का। इसके अलावा व्यूमिन ने भी अपने काफी क्लब्स बना लिए, वो भी मीटिंग्स करती थी। तो जितने ही मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, वो सिर्फ लेस प्रोस्परस प्रोस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि गरीब लोगों के थे। अच्छा, भी जैकोबिन मेंबर्स पहनते क्या थे, इन्होंने थोड़ा अपना पहनावा डिफरेंट किया। जो फ्रांस के फर्स्ट टू एस्टेट्स के लोग होते थे, खास तौर पे नोबेलिटी वाले, वो पहनते थे ड्रेस नी ब्रीचेस, यानी घुटनों तक की, जो रॉयल लोग पहनते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे जैकोबिन क्लब के, उसमें आप देखोगे फिगर 9 में इन्होंने कैसे लंबे ट्राउजर्स पहन रखे हैं। ये इसलिए पहने ताकि सो दैट दे कुड डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द नोबल्स, कि हम नोबल्स की तरह नहीं दिखें। इन्होंने स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहने, ये आप इसमें देख ही रहे होंगे। और ये बिल्कुल फैशनेबल तरीके से नहीं रहना चाहते थे। और इनमें स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, ये सब लोग थे। और इनका लीडर था रॉब्सपियरी, पूरा नाम मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरी। तो इन सब ने, और एक अपनी कैप भी बनाई रेड कलर की, वो ये दिखाने के लिए हम गुलाम नहीं, वो फ्रीडम का सिंबल थी। आप पूछ सकते हैं जो कैप ये लोग रेड कलर की पहनते थे, दैट वाज ए सिंबल ऑफ लिबर्टी, वो आज़ादी की कैप थी, कि हम अब गुलाम नहीं है किसी के भी। जैकोबिन्स के मेंबर्स को सेंस क्यूलोट के नाम से जाना जाता था। ये फ्रेंच वर्ड है, सेंस क्यूलोट, जिसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस के अलावा दूसरी ड्रेस पहनते हैं। फिर समर ऑफ 1792 में जैकोबिन्स ने एक थोड़ी प्लानिंग, वहां पर उस समय जो पेरिस के लोग थे, पेरिशियंस, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलेंगे, ऐसे पेरिस के लोगों को पेरिशियंस इसमें एक वर्ड में आपको मिलेगा। तो वो लोग हाई प्राइस ऑफ ब्रेड से काफी परेशान थे, और शॉर्ट सप्लाई से काफी परेशान थे। कई लोग काफी दिनों से भूखे मर रहे थे। अब भूखे आदमी को गुस्सा ही आएगा। तो इन सब ने मिलकर 10 अगस्त को 1792 में जो किंग का पैलेस था उस पर हमला कर दिया, और किंग को उन्होंने होस्टेज बना लिया, यानी कि किंग को अपने कब्जे में ले लिया, और जो अदर नोबल्स थे या फिर रॉयल फैमिली के मेंबर्स वहां पर थे किंग की, उन सबको भी होस्टेज बना लिया गया, और इनको फिर जेल में डाल दिया गया। पहले तो उन्होंने कई घंटों तक वहां पर इनको होस्टेज बनाया और फिर जेल में डाल दिया। उसके बाद में इन पर फिर मुकदमा चला, और ये डिसाइड, तो रॉयल फैमिली के मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया, और राजा का सिस्टम टोटली वहां से खत्म कर दिया गया, यानी कि मोनार्की वाज अबॉलिश्ड। उसके बाद में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में जो जैकोबिन मेंबर्स थे, उनकी जो पार्टी थी, जिसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरी, वो जीत जाता है। और फिर नेशनल असेंबली को अब एक दूसरा नाम दिया गया, जिसका नाम था कन्वेंशन, यानी कि जो पहले नेशनल असेंबली कहलाती थी, अब उसको कन्वेंशन बोला जाने लगा। अब वहां पर एक नया रूल और बनाया गया कि पहले तो सिर्फ 25 ईयर्स से ज्यादा बड़े लोग, और जो लोग
टैक्स पे करते थे 3 days वेजेस ऑफ लेबर के बराबर, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। ओनली दोज वर एक्टिव सिटीजन। लेकिन अब नया रूल बना दिया गया कि जितने भी मेंबर्स, ओनली मेल्स, लेकिन जो 21 ईयर से बड़े हैं, 21 ईयर से बड़े, दे कुड वोट। अब वो इलेक्शन में वोट दे सकते थे और मोनार्की पूरी तरह से वहां पर एबॉलिश हो गई और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया रिपब्लिक। तो इस तरह से रिपब्लिक बन गया फ्रांस। और बाद में नेशनल असेंबली ने जो किंग और उसकी फैमिली मेंबर्स थे उनके ऊपर मुकदमे चलाए और उनको ट्रेजन यानी देशद्रोह के इल्जाम में फांसी की सजा कर दी गई। तो पहले लुई 16 को हैंग किया गया, उसको फांसी लगा दी गई। किस दिन लगाई गई? 21 जनवरी 1793 को, वो भी पब्लिकली सारी जनता के सामने। लुई 16 वाज हैंग एंड आफ्टर सम डेज जो उसकी क्वीन थी मैरी एंटोनेट, शी सफर्ड द सेम फेट, उसकी भी यह हालत हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि शुरू होता है द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर मतलब कि आतंक का समय। तो ये आतंक का समय क्या था और कैसे आया और उसका अंत कैसे हुआ, ये सब हम अगले वीडियो में करेंगे।